सलामकुम। अच्छा बेटा, अब हम चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो दो चार लोग और ज्वाइन कर लें तो बस मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपकी सारी चीज़ें एलएमएस पर अपलोड कर दी हैं। बुक्स अपलोड कर दी हैं दोनों। चैप्टर 1 चैप्टर 2 स्लाइड्स अपलोड कर दी हैं, और एग्जाम्पल ऑफ 2-1 प्रॉब्लम वाली स्लाइड भी अपलोड कर दी है। तो चैप्टर 3 बेसिकली हमारा क्या है? चैप्टर 3 का नाम है सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय सर्चिंग। मतलब जो भी हमारे पास प्रॉब्लम है ना, अब उसको हम सर्चिंग के जरिए सॉल्व करेंगे। और थोड़ा सा रिकॉल कर लें, एजेंट क्या है। बेटा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे ना हम लोग, तो मैं उसमें असाइनमेंट ना दोबारा एक दफ़ा वॉइस नोट में समझा दूंगा, ठीक है? अभी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय सर्चिंग। अब हमने चैप्टर 1 पढ़ा इंट्रोडक्शन एजेंट। चैप्टर 2 पढ़ा एजेंट क्या होते हैं, एजेंट की टाइप्स क्या होती हैं, एजेंट के एनवायरनमेंट क्या होते हैं, एजेंट के मॉडल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हैं सिंपल, रिफ्लेक्स, मॉडल बेस, गोल बेस और यूटिलिटी बेस। अब थर्ड चैप्टर क्या है? थर्ड चैप्टर बेसिकली अब आएगा एआई वाला पार्ट, कि हम किस तरह से विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एल्गोरिथम ये काम कर सकते हैं कि अगर हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो उसको सर्चिंग एल्गोरिथम के जरिए सॉर्ट कर लें। लेकिन मसला यह है कि पहले हमें इस चैप्टर में थोड़ा सा बेस क्रिएट करनी है कि हम क्या क्या पढ़ेंगे और उसकी बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं। तो होपफुली आज वो एक सेशन में हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एल्गोरिथम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास यही है कि एल्गोरिथम से पहले एल्गोरिथम की जो स्पेसिफिकेशंस हैं, कुछ चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या होता है, कुछ टर्म्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट आर वेरी सिंपल। मतलब अगर आप कहें तो वो बिल्कुल सही काम करते हैं। वो कहते हैं एक्शंस हम परफॉर्म कर देते हैं, और जो भी हमें कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन मिली होती है उसके अगेंस्ट। लेकिन वो हर इन्वायरमेंट में ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकते, खास तौर पे जहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट बहुत लार्ज हो। तो वहां पर हमें ना गोल बेस्ड एजेंट की जरूरत पेश आती है। गोल बेस्ड एजेंट क्या है? जो कि जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो गोल को कंसीडर करके अपने एक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो एक नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट। जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? गोल। तो इसलिए गोल बेस्ड एजेंट का दूसरा नाम प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट भी हो सकता है। ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं सीक्वेंस ऑफ एक्शंस निकाल के दैट लीड टू अ डिजायरेबल स्टेट्स, मतलब गोल की तरफ जाने के लिए। जैसे मैं फिर अगेन मैप वाली प्रॉब्लम की बात करूं कि मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, तो डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस जो होंगे वो मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट है वो क्या करते हैं? वो फाइंडिंग सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट लीड टू अ डिजायरेबल स्टेट्स। ठीक है? अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, वो प्रॉब्लम आपको पता हो कि एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें हैं। दूसरा, आपको पता हो कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द गोल। ठीक है? तो सबसे पहली चीज, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप गोल को फॉर्मुलेट करें कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, मैंने कहा कि भाई मुझे यहाँ से एक रेस्टोरेंट जाना है, वो जिस रेस्टोरेंट में इफ्तार बुफे 2000 या उससे कम रुपीस का लगा हुआ हो। अब वो मेरा एजेंट क्या करेगा? वो मुझे किसी भी रेस्टोरेंट ले जाएगा। वो मेरा एजेंट क्या करेगा? वो मुझे किसी भी रेस्टोरेंट ले जाएगा जहां पर कंडीशन क्या हो रही होगी बेटा? ये ट्रू हो रही होगी कि इफ्तार बुफे 2000 या 2000 से कम हो। वो कहीं भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, करीब भी हो सकता है। ठीक है? और लेकिन इस प्रॉब्लम में जो एक्चुअली आपने आइडिया पिक करना है ना इस एग्जाम्पल में, वो ये है कि आपका जो गोल है वो एक से ज्यादा जगह पे ट्रू हो रहा है। आपका जो गोल है वो एक से ज्यादा जगह पे ट्रू हो रहा है, कि जो इफ्तार बुफे वाली कंडीशन है ना, वो एक से ज्यादा जगह पे ट्रू हो सकती है 2000 या 2000 से कम वाली। लेकिन अगर मैं कहूँ आपको कि भाई मेरी प्रॉब्लम का जो गोल है वो ये है कि आप मुझे लेट से हाईवे के शाहीन शनवारी रेस्टोरेंट लेके जाएं,
तो अब हाईवे पे एक ही शाइन शनिवारी रेस्टोरेंट है, तो मेरा गोल सिर्फ एक ही जगह पे ट्रू होगा, एक से ज्यादा जगह पे ट्रू नहीं होगा। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए ना, इस एग्जाम्पल में कॉन्सेप्ट ये समझना है कि गोल फॉर्मुलेशन दो तरह से हो सकती है। कुछ गोल एक से ज्यादा जगह पे ट्रू हो सकते हैं, और कुछ गोल सिर्फ एक ही जगह पे ट्रू होते हैं। जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे ऐसे रेस्टोरेंट ले चलो जहां पर किसी डील पिज्जा पे बाय वन गेट वन लगी हुई हो, तो अब ये एक से ज्यादा रेस्टोरेंट पे हो सकती है। लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली नाम लेके बोलूं कि शारा फैसल पे जो ये एक्स वाई जी रेस्टोरेंट है, मुझे वहां लेके चलो, तो अब आप बोलेंगे सर ये कंडीशन किसी एक जगह पर ट्रू होगी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको गोल को फॉर्मुलेट करना है। आपको आइडिया हो गया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? ठीक है। तो गोल को फॉर्मुलेट करना है एज अ सेट ऑफ वर्ल्ड स्टेट इन विच द गोल इज सेटिस्फाई। जैसे कि मैंने बोला, आप दूसरी एग्जांपल ले लें कि भाई इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए आपके एक्शंस होते हैं। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, आपने भी तीन एग्जाम्पल अभी पिछले सेशन में देखी है। आप एक्शन परफॉर्म कर रहे थे, स्लाइड, हॉप, या फार्मर लेके जा रहा था वुल्फ को इधर उधर। तो आपको ना एक इनिशियल स्टेट से एक गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए डिफरेंट एक्शंस चाहिए होते हैं। और एक्शंस आर नथिंग जस्ट अ ऑपरेटर। एक्शंस क्या है? जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। एक्शंस क्या है? जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए। अगर इफ यू रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ एट टाइल पजल, तो आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कि ये एट टाइल पजल है। याद है ना ये एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल याद है? अब इसमें एक्शंस क्या थे? अप डाउन लेफ्ट राइट, अप डाउन लेफ्ट राइट, चार तरह के एक्शंस। लेकिन अगर फर्ज करें कि मैं कराची शहर में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हूँ, और कोई आसान सी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगेन वही वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट्स से कि मैं खड़ा हुआ हूँ नीपा, हाँ, मैं नीपा चौरंगी पे खड़ा हुआ हूँ। अब नीपा चौरंगी से चार डायरेक्शन जा रही है। एक जा रही है सफूरा की तरफ, एक जा रही है मिलीनियम की तरफ, एक जा रही है गुलशन की तरफ, एक जा रही है वापस सिविक सेंटर की तरफ। तो इन डायरेक्शंस को मैं अप डाउन लेफ्ट राइट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि नीपा से सफूरा जाने के लिए जो एक्शन है, उस एक्शन का नाम है नीपा टू सफूरा। इसी तरीके से नीपा से मिलीनियम जाने के लिए जो एक्शन है, उसका नाम है नीपा टू मिलीनियम। तो जरूरी नहीं है एक्शंस के नाम अप डाउन लेफ्ट राइट हो, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक्शंस बेसिकली क्या है? एक्शंस आर दी ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हैं। और एक्शन शुड बी ना वेरी क्लियर। मतलब अगर फर्ज करें मैं ग्रीन लाइन की एग्जांपल लूं, आप सबने ग्रीन लाइन देखी हुई है, हो सकता है कुछ ने उसमें ट्रैवल भी किया हो। तो ग्रीन लाइन में हमारे पास ना डिफरेंट स्टॉप्स है फिक्स। हम कहीं भी नहीं रुक जाते। हमें ये जो 17-18 स्टॉप्स हैं, वहीं रुकती है ग्रीन लाइन, हर जगह नहीं रुकती। तो बड़े क्लियर एक्शन है। अगर फर्ज करें ग्रीन लाइन जा रही है, लेट्स से हम करीब कर लेते हैं जियाउद्दीन, सॉरी केडीए वाले स्टॉप से लेके वो जा रही है मॉडल पार्क वाले स्टॉप तक, तो बीच में वो कहीं नहीं रुकेगी, वो एग्जैक्टली वहीं रुकेगी। तो एक्शन शुड बी क्लियर। अगर मैं बोलूँ मैंने ये एक्शन परफॉर्म किया है, तो वही एक्शन, अगर मैं कह रहा हूँ मैं लेफ्ट पे जा रहा हूँ, तो लेफ्ट वाला एक्शन लेफ्ट ही होना चाहिए। जैसे मैं फर्ज करें यहाँ थ्री लिखा हुआ है, उसको लेफ्ट पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो दिस इज वेरी क्लियर कि जब मैं लेफ्ट एक्शन परफॉर्म करूंगा तो थ्री यहाँ आ जाएगा। अब लेफ्ट में, लेफ्ट पे 30 डिग्री, लेफ्ट पे 60 डिग्री, ऐसा कुछ नहीं है। अगर है तो आपकी प्रॉब्लम में वो एक्शन क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। मतलब फर्ज करिए अगर आप ग्रीन लाइन बस की बात, ट्रेन की बात कर लें, तो ग्रीन लाइन का जो पहला स्टॉप है ना, वो वापसी आते हुए वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद है। ठीक है। तो वहां वो रुकती है थोड़ी देर के लिए, बीच में कहीं नहीं रुकती। ये एक्शन बड़ा क्लियर है। कभी ऐसा नहीं होगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के बीच में वो कहीं रुकेगी। या फर्ज करें ड्रिग रोड पे रुकती है, ड्रिग रोड से लेके कैंट तक वो कहीं नहीं रुकती कराची में। इसका मतलब है एक्शन बड़े क्लियर है। लेकिन अगर रुकना है, अगर उसको रोकना चाह रहे हो आप, तो आपकी प्रॉब्लम के स्टार्ट में ये एक्शन मेंशन हो। अब मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। एक्शंस क्या है? एक्शंस ऑपरेटर है, आपकी प्रॉब्लम में क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। अगर आप एक टाइल पजल खेल रहे हो और उसमें डायगोनल आप चाहते हो, तो प्रॉब्लम में पहले से डिफाइन हो कि डायगोनल एक्शन मौजूद है। ठीक है। तो एक्शन जो है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है रेलिवेंट कुछ ना हो उसके अंदर, सारी चीजें क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या है सर? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी प्रॉब्लम के स्टार्ट में ही हमें क्लियरली पता हो कि हमारे कौन से एक्शंस होंगे और कौन कौन सी स्टेट्स होंगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ
कि ग्रीन लाइन में अगर रावलपिंडी से लेके इस्लामाबाद तक कोई स्टॉप नहीं है तो कोई स्टेट नहीं है। अगर आप समझते हैं कि रुकना चाहिए तो आपको पहले क्लियरली पता हो, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दी है, दो सिटीज है अमान और जरका। अमान से जरका जाने के दरमियान में कहीं भी कोई स्टॉप नहीं है। अगर आप समझते हैं कि है, होंगी बहुत सारे स्टॉप, लेकिन आपके सिस्टम में नहीं है, तो बस आपका सिस्टम क्या प्रोसेस करेगा कि स्टेट समझेगा अमान और जरका को बीच में कुछ नहीं। जैसे मैं बोलूं मैं कराची से हैदराबाद जा रहा हूँ, मतलब मैं कराची से लाहौर जा रहा हूँ, बीच में हैदराबाद पर ट्रेन रुकेगी। अब कराची से हैदराबाद के दरमियान में पता नहीं कितने स्टॉप आते हैं, लेकिन हमारी बस नहीं रुकेगी। हमने कहा कि डायरेक्ट कहाँ रुकेगी, हैदराबाद पर रुकेगी, ठीक है। तो ये कहलाती है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अब सर्च क्या है, इस सब चीजों को कनेक्ट करते हुए सर्चिंग क्या है। सर्चिंग क्या है कि भाई बिकॉज देयर आर मेनी वेज टू अचीव द सेम गोल। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे जियाउद्दीन हॉस्पिटल से जाना है, मुझे जाना है जियाउद्दीन हॉस्पिटल से लेट से सिविक सेंटर, तो वहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। हम आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी चुके हैं 3 एग्जाम्पल, दो हमने करी है और एक आपको असाइनमेंट दिया है। बिकॉज देयर आर मेनी वेज टू अचीव द सेम गोल, वो सारे रास्ते ना आपस में मिलके ट्री बना लेते हैं। आपने देखा है अभी थोड़ी देर पहले कि एक चीज को अचीव करने के एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, और वो सारे रास्ते मिलके आपस में क्या बना लेते हैं, ट्री बना लेते हैं। और मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाके मल्टीपल रास्ते, तो ये जो है ना एजेंट क्या करता है, एजेंट एग्जामिन करता है डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशन को या सीक्वेंसेस को, और उसके बाद आपको बेस्ट ला के देता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के आपके पास मल्टीपल रास्ते हैं, उन मल्टीपल रास्तों को हम ट्री कह रहे हैं। एजेंट उस ट्री में एग्जामिन करता है, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाता है, और उसके बाद आपको बेस्ट सॉल्यूशन को लाके दे देता है। ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो सर्च कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, सर्च कहलाता है। जो एजेंट कर रहा है और जो वो सॉल्यूशन, जो वो आंसर लाके दे रहा है, बेस्ट आंसर जो लाके दे रहा है वो कहलाता है सॉल्यूशन। मतलब मैं एक जगह से दूसरी जगह का जो रास्ता तलाश कर रहा हूँ ये सर्चिंग है। मैं एक जगह से दूसरी जगह का जो रास्ता तलाश कर रहा हूँ ये सर्चिंग है। और जो मैं रास्ता तलाश करके सिस्टम को रिटर्न कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट सीक्वेंस। सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट सीक्वेंस। तो आपको समझ में आ गया सर्च और बेस्ट सीक्वेंस क्या होता है, सर्च सॉल्यूशन क्या होता है। सब लोग बताएं ताकि अटेंडेंस के टाइम पे मुझे याद रहे। अगर कोई मिस कर जाता है क्लास तो मुझे याद रहता है कि यार आपका जवाब आ रहा था। जी सर, सर्च और बेस्ट सीक्वेंस समझ में आ गया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सर्च और बेस्ट सीक्वेंस के बाद दो चीजें और हैं, ठीक है। अब जो सर्च एल्गोरिथम होता है ना, ये जरा समझिएगा कि इसका काम क्या है। सर्च एल्गोरिथम ना एक बंदा है जो आपने हायर किया हुआ है, आप एजेंट है। आपका काम क्या है, एनवायरमेंट से परसीव करना। आप एक एजेंट है, ठीक है। कि लेट से कि आप एक एजेंट है, और एजेंट का काम क्या है, ये एक एजेंट है, इसका काम है एनवायरमेंट से परसीव करना और उस एनवायरमेंट में एक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। ये एनवायरमेंट बना हुआ है। अब एजेंट ने ना एनवायरमेंट से परसीव किया, तो टेकिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपने एनवायरमेंट से परसीव किया, वो परसीव करने के बाद आपको जो भी समझ में आया है ना, आपने उसको एज अ प्रॉब्लम किसको दे दिया, एक थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी क्या है, सर्चिंग एल्गोरिथम। आप एजेंट है, आप खुद कुछ नहीं कर रहे, आपने एक सर्चिंग एल्गोरिथम रखा हुआ है। आपने एनवायरमेंट से परसीव किया और अपने सर्चिंग एल्गोरिथम को कह दिया कि यार देखो मेरे पास ये प्रॉब्लम है, तुम मुझे उसका सॉल्यूशन बताओ। सर्चिंग एल्गोरिथम क्या करेगा, सर्चिंग एल्गोरिथम उसका सॉल्यूशन निकालेगा और आपको वापस दे देगा। सर्चिंग एल्गोरिथम आपको सॉल्यूशन निकाल के वापस दे देगा। जब वो आपको वापस देगा, तो देखिए आप एजेंट है, आपका काम क्या था, एनवायरमेंट से परसीव करना और उस एनवायरमेंट पे एक्शन परफॉर्म करना। आपने परसीव किया उसको एज अ प्रॉब्लम, सर्चिंग एल्गोरिथम को इनपुट दिया, सर्चिंग एल्गोरिथम ने आपको रिटर्न किया सॉल्यूशन, आपने उस सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो देखिए यही लिखा हुआ है, सर्चिंग एल्गोरिथम का काम क्या है, प्रॉब्लम को इनपुट लेना और रिटर्न करना सॉल्यूशन को। जब सॉल्यूशन मिल जाए तो एजेंट क्या करता है, उस सॉल्यूशन को फॉलो करता है एंड कैरीज आउट द लिस्ट ऑफ एक्शन इन एग्जीक्यूशन फेज। मतलब कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि एजेंट की जिंदगी में सिर्फ तीन चीजें हैं। सिस्टम से परसीव करो, परसीव करके प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करो। एनवायरनमेंट से परसीव करो, परसीव करके प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करो,
फॉर्मुलेट करो, सर्चिंग एल्गोरिथम को दो, सर्चिंग एल्गोरिथम रिटर्न करेगा, आप उसको एग्जीक्यूट कर दो। तो एजेंट खुद क्या कर रहा है? फॉर्मुलेट और एग्जीक्यूट। सर्चिंग कौन करके दे रहा है? सर्चिंग एल्गोरिथम करके दे रहा है। तो एजेंट की जिंदगी में यही चीज है, हर दफा फॉर्मुलेट करेगा, सर्चिंग एल्गोरिथम से कहेगा मेरी हेल्प करो, सर्चिंग एल्गोरिथम क्या करेगा? उसको सॉल्यूशन देगा, और वो उसको क्या कर देगा? एग्जीक्यूट कर देगा। आई बिलीव कि आपको ये समझ में आया होगा। एजेंट सर्चिंग नहीं करता, ठीक है। सर्चिंग कौन करता है? सर्चिंग एल्गोरिथम। एजेंट उसको यूज करता है, लेकिन प्रॉब्लम को इनपुट कौन देगा? एजेंट। और उसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब मैं एक सामने बैठा हुआ हूँ, मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है, मैंने अपनी टीम रखी हुई है। अब टीम में ना कुछ कुछ बहुत ही एफिशिएंट लोग हैं, कुछ कम एफिशिएंट लोग हैं। तो ये जो सर्चिंग एल्गोरिथम है ना, इनकी कैटेगरीज हैं। कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम किसी चीज में अच्छे हैं, कुछ सर्चिंग एल्गोरिथम किसी चीज में अच्छे हैं। तो ये सारे सर्चिंग एल्गोरिथम मिलके हम पढ़ते हैं। अब जैसे फर्ज करिए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम का मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो मैंने कहा यार, मैं मैंने एक बंदा रखा हुआ जिसको मैं बहुत कम पे करता हूँ। मैंने कहा यार तुम मुझे इसका आंसर दे दो। तो जब मैं इसको कम पे करता हूँ तो वो एफिशिएंट नहीं होगा। वो हो सकता है मुझे आंसर तो दे, लेकिन 2 दिन बाद दे। हो सकता है वो मुझे आंसर तो दे, लेकिन वो बोले भाई मैं तो पूरे कमरे में ना डॉक्यूमेंट फैला दूंगा और फिर काम करूंगा। तो ये स्टोरेज वाला मसला है। हो सकता है वो मुझे आंसर तो दे, लेकिन 2 दिन बाद दे। तो ये टाइम वाला मसला है। समझ रहे हैं? लेकिन एक बंदे को मैं बहुत पे करता हूँ और उससे मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि वो मुझे क्या करेगा? आंसर जल्दी देगा। तो जैसे ही उसने मुझे प्रॉब्लम, मैंने उसको सॉल्यूशन दिया तो उसने जल्दी आंसर कर दिया। लेकिन वो कह रहा है मैं जल्दी तो करूंगा, लेकिन गारंटी नहीं दूंगा कि यार सबसे बेस्ट आंसर ला के दे रहा हूँ नहीं दे रहा। तो हर एल्गोरिथम के ना कुछ फायदे हैं और कुछ ना कुछ कम नुकसानात हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब एक सर्चिंग एल्गोरिथम की चॉइस आप पे डिपेंड करती है कि अपनी प्रॉब्लम में आप सर्चिंग एल्गोरिथम कैसे चूज कर रहे हैं। लेकिन हर सर्चिंग एल्गोरिथम में ना कुछ ट्रेड ऑफ है। मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि लेट्स से कि मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि मैं एक ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ मेरा पहला फ्राइडे है। और मेरा प्यून जो है दो, उनके भी पहले फ्राइडे है। मैंने दोनों प्यून्स को बोला यार जुम्मा जुम्मे की नमाज पढ़नी है, तो आप लोग जरा जाके मस्जिद देखो कि मस्जिद कहाँ पर है। तो मैंने सुबह 9 बजे ही भेज दिया उनको ना कि मस्जिद देख कर आ जाओ। अब दोनों प्यून निकलते हैं। एक फर्ज करिए एक मस्जिद यहाँ पर है करीब में, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मैप में। और एक मस्जिद यहाँ कहीं है। अब जो दो प्यून है ना, प्यून 1 और प्यून 2, ये दोनों जाते हैं और ये सर्चिंग शुरू कर देते हैं। प्यून 1 जो है ना, वो 1 घंटे से भी ज्यादा में आता है। बहुत घूमता है, बहुत घूमता है, बहुत घूमता है, उसको मस्जिद मिल जाती है। वो तकरीबन उसको लगते हैं 60 मिनट्स। अच्छा, दूसरी मस्जिद जो है, अच्छा इस मस्जिद का रास्ता जो है ना मुश्किल से 5 मिनट का है, लेकिन प्यून को इसको ढूंढने में 60 मिनट लग जाते हैं। इसी तरीके से ये जो मस्जिद है ना, इसका रास्ता है तकरीबन, आप ये समझ लीजिए, 30 मिनट का। और प्यून इसको जो वापस आता है तो वो 35 मिनट में आ जाता है। ठीक है। तो पहला प्यून 60 मिनट में आ रहा है वापस ढूंढ के, और आके आपको बताता है कि यार मस्जिद जो है ना 5 मिनट दूर है। दूसरा प्यून 35 मिनट में वापस आ रहा है और कह रहा है मस्जिद जो है वो 30 मिनट दूर है। तो ये प्यून की गलती है कि वो 60 मिनट में क्यों आया, और ये प्यून की एफिशिएंसी है कि वो 35 मिनट में आ गया वापस। आप जब जाएंगे ना, तो आप 5 मिनट वाली मस्जिद में जाएंगे, क्योंकि आप तो बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपके एल्गोरिथम ने क्या किया? टाइम ज्यादा लगाया। आपके प्यून ने क्या किया? टाइम ज्यादा लगाया। इसी तरीके से यहाँ ये टाइम तो कम लगा रहा है, लेकिन सॉल्यूशन तो हर एल्गोरिथम के ना कुछ ट्रेड ऑफ है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो हमें पहले ना ये पढ़ना है कि एल्गोरिथम्स में डिफरेंस क्या है, क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों को कंसीडर किया जा सकता है, और ये वो। उसके बाद हम एल्गोरिथम्स पे आते हैं। तो आई बिलीव कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एजेंट की लाइफ में सिर्फ 3 चीजें हैं। प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करो, एल्गोरिथम को दो, वो सॉल्यूशन देगा, उसको एग्जीक्यूट कर दो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट है। एआई के एल्गोरिथम कहते हैं, सर्चिंग एल्गोरिथम,
कि यार आप यू शुड बी ना वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम शुड बी अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। और उन्होंने वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के ना कुछ कंपोनेंट फिक्स किए हैं कि यार ये 5 चीजें होंगी तो ही हम काम कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम में ये 5 चीजें ना हो तो फिर हम काम नहीं कर सकते। मतलब आप मुझे बोले कि सर एक एक्सेल की शीट पे काम करना, तो मैं बोलूंगा लैपटॉप या पीसी तो हो मेरे पास, मोबाइल से नहीं कर सकता मैं। तो कुछ ना चीजें बाय डिफॉल्ट आपको होनी चाहिए आपकी प्रॉब्लम में। इस चीज को कहते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। क्या कहते हैं सर इस चीज को? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम इन विच वी हैव 5 कंपोनेंट्स। व्हाट आर दी 5 कंपोनेंट्स? पहला कंपोनेंट है इनिशियल स्टेट। पहला कंपोनेंट क्या है? इनिशियल स्टेट। दूसरा कंपोनेंट है एक्शंस, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट है एक्शंस, तीसरा कंपोनेंट है ट्रांजिशन मॉडल, और चौथा और पांचवा कंपोनेंट है गोल टेस्ट और पाथ कॉस्ट। ये क्या चीजें होती हैं देखें। इनिशियल स्टेट तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप अपनी प्रॉब्लम को जहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं वो आपकी इनिशियल स्टेट है। यू ऑलरेडी सॉ इन योर लास्ट क्लास, 8 टाइल पजल में हमने आपको इनिशियल स्टेट बना के दी थी और कहा था बताइए कि आपके कौन से एक्शन होंगे कि आप गोल स्टेट तक पहुंच जाए। तो इनिशियल स्टेट कैन बी एनीथिंग। मतलब फर्ज करिए मैं मैप पे हूँ, तो मैप में कभी मैं लियाकताबाद से नाजमाबाद जा रहा हूँ, कभी मैं लियाकताबाद से कीट आ रहा हूँ, कभी मैं कीट से नाजमाबाद जा रहा हूँ, कभी मैं जौहर से एयरपोर्ट जा रहा हूँ, कभी मैं एयरपोर्ट से नाजमाबाद जा रहा हूँ, कभी मैं डिफेंस से सदर जा रहा हूँ, कभी मैं सदर से लिहारी जा रहा हूँ। इस तरीके के जो है, तो जहां से मैं शुरू कर रहा हूँ मेरी इनिशियल स्टेट है। आई बिलीव कि इनिशियल स्टेट सबकी समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या कहलाती है कंपोनेंट में? एक्शंस। एक्शंस क्या है? वो चीज जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन करने में हेल्प कर रही है, मूव करने में हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये भी गिवन होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी प्रॉब्लम में अगर डायगोनल नहीं है तो नहीं है, अगर आपकी प्रॉब्लम में लेफ्ट है तो लेफ्ट है। तो ये देखें क्या होता है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझा दूंगा। इसी तरीके से ट्रांजिशन मॉडल क्या होता है? एक्शन से ही मिलके बनता है। किसी भी स्टेट पे खड़े हो जाए, फर्ज करिए इनिशियल स्टेट तो मेरी नाजमाबाद है, लेकिन मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, लेट्स से मैं खड़ा हुआ हूँ डिफेंस में। तो डिफेंस में जो मैं जिस जगह पे जिस फेज में खड़ा हुआ हूँ, जिस खयाबान में मैं खड़ा हुआ हूँ, उधर से जो 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जा रहे हैं, तो हर ऑप्शन मुझे कहाँ लेके जाएगा? मतलब किसी भी स्टेट पे खड़े होके आपके एक्शंस से आपको नेक्स्ट जगह में पता चलने में कहलाता है ट्रांजिशन मॉडल। ये देखें, डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉच सक्सेसर फंक्शन या सक्सेसर फंक्शन क्या है? रेफर टू एनी स्टेट रीचेबल फ्रॉम द गिवन स्टेट बाय सिंगल एक्शन, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका सक्सेसर फंक्शन। एक्शंस क्या है? ओवरऑल एक्शंस। ट्रांजिशन मॉडल या सक्सेसर फंक्शन क्या है? किसी भी स्टेट से क्या क्या हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास तीसरी चीज क्या है? गोल टेस्ट। चौथी चीज गोल टेस्ट क्या है सर? गोल टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्लास के स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ। आप जिस आप सर्चिंग कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट पे जाते हैं, आप सर्च करके पता करें कि जिस स्टेट पे आप मौजूद हैं, मैच करें क्या ये आपका गोल है या नहीं है। मतलब फर्ज करें कि मैं चेस खेल रहा हूँ, तो आप में से किसी को पता है कि चेस कब जीतते हैं? चेकमेट, ठीक है। तो चेकमेट इज अ कंडीशन, वो बोर्ड पे किसी भी वक्त आ सकती है, ठीक है। चेकमेट इज अ कंडीशन, वो बोर्ड पे किसी भी वक्त आ सकती है। आप लूडो खेल रहे हैं, लूडो में आपको पता है कि क्या बोर्ड की कोई भी सूरत है लो, अगर आपकी सारी पीसेस जो है वो पार कर जाएंगी तो आप जीत जाएंगे। इसी तरीके से आप टिक टैक टो खेल रहे हैं, तो टिक टैक टो में आपके पास जीतने के मल्टीपल रास्ते हैं। ऐसा ही है ना, जीतने के मल्टीपल रास्ते हैं टिक टैक टो में। कोई से भी 3 रॉज या कॉलम या डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ये ऐसे गोल टेस्ट जो एक से ज्यादा जगह पे ट्रू हो सकते हैं, वो गोल टेस्ट कहलाते हैं हमारे। क्या कहलाते हैं? इम्प्लिसिट। क्या कहलाते हैं? इम्प्लिसिट। और एक्सप्लिसिट क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही जगह पे आप जीतते हैं। जैसे फर्ज करिए मैंने कहा कि मुझे नाजनाबाद जाना है, अब नाजनाबाद ना सिर्फ नाजनाबाद में ट्रू होगा और कहीं ट्रू नहीं होगा। मैंने वो आपको रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल दी थी कि शाहीन शनवारी हाईवे वाले पे जाना है, या कबाबजी हाईवे वाले पे जाना है, या डिफेंस दो दरिया वाले शाहीन शनवारी पे जाना है, तो किसी एक जगह पे ट्रू होगी आपकी एग्जाम्पल। तो ऐसे टेस्ट गोल्ड, ऐसे गोल्ड वो कहलाते हैं इम्प्लिसिट। जहाँ एक से ज्यादा जगह पे ट्रू हो रहे हो, सॉरी, एक जगह पे ट्रू हो रहे हो वो कहलाते हैं आपके एक्सप्लिसिट। और जो एक से ज्यादा जगह पे ट्रू हो रहे हैं वो कहलाते हैं इम्प्लिसिट। जैसे कि अमान, अब अमान एक सिटी है, वो एक ही जगह पे ट्रू होगी, एक से ज्यादा जगह पे ट्रू नहीं होगी। लेकिन चेकमेट एक से ज्यादा कंडीशंस में ट्रू हो सकता है, ठीक है। सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, बोर्ड की क्या सूरत हाल है, चेकमेट हो गया तो आप गेम जीत गए। आपको ये बात समझ में आई गोल टेस्ट वाली?
एक आखिरी चीज है पाथ कॉस्ट। देखिए पाथ कॉस्ट क्या है, आप जो भी रास्ता चूज कर रहे हैं ना, क्या उसकी कॉस्ट गिवन है? जैसे फर्ज करें मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर बना के जल्दी से। फर्ज करें मैं फर्ज करें मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, मैंने ये रास्ता चूज किया, ये रास्ता चूज किया। इसकी कॉस्ट थी 3, इसकी 15 थी, इसकी 10 थी। फॉर सम रीजन मैंने ये रास्ता चूज किया, और भी थे और भी थे और भी थे, ठीक है, इधर भी और थे, इधर भी और थे। अब ये जो पाथ कॉस्ट यहाँ तक मैं पहुंचाऊं ना, ये सही किया है गलत किया है बात ये नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि ये जो पाथ कॉस्ट है इस वक्त हो गई है 28। ठीक है। पाथ कॉस्ट क्या है, जो आप चूज कर रहे हैं रास्ता उसकी कॉस्ट। और इस पाथ कॉस्ट को आप जी से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। पाथ कॉस्ट समझ में आ गई? अब अगर पाथ कॉस्ट गिवन नहीं है, पर करिए यही मैप है और इसमें आप ऐसे काम कर रहे हैं, पाथ कॉस्ट गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपली 1 1 लगा देते हैं सब पे कि नंबर ऑफ स्टेप्स जितने आपने काउंट किया। अब आपकी वो जो ब्रेक से पहले जो हमने सबसे पहले सेशन में किया था एग्जाम्पल ऑफ 2 1 प्रॉब्लम, सेकंड सेशन में 2 1 प्रॉब्लम में पाथ कॉस्ट गिवन नहीं थी, तो जितने स्टेप्स आपने चूज किए ना वो स्टेप्स आपके पाथ कॉस्ट कहलाएगी। तो 8 स्टेप में आंसर आ गया था, तो पाथ कॉस्ट कितनी थी आपकी? 8 थी। अगर पाथ कॉस्ट गिवन है तो आप यूज करते हैं, नहीं गिवन तो आप सब में 1 लगा देते हैं। समझ में आ गई ये बात? सबकी समझ में आ गई ये बात? अब हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं इसकी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की, कि हमें समझ में आ जाए वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है। ये रही, मैं आपको दिखा दूँ, ये मैप है। इस मैप में आप देखें डिफरेंट आपके पास नोट्स बनी हुई है। किसी का नाम सैलेट है, किसी का नाम अजलन है, अमान है, जारिश है, जरका है, अजरक है, करक, अकाबा, इस तरीके से। तो अगर हम सोचें कि ये प्रॉब्लम हमारी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है या नहीं है, अगर हम सोचें कि ये प्रॉब्लम हमारी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है या नहीं है, तो सबसे पहले बताएं इसमें इनिशियल स्टेट गिवन होनी चाहिए। तो इन्होंने हमें बताया हुआ है कि आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, आपकी इनिशियल स्टेट है अजलन, बताया हुआ है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बताया हुआ है, ये रहा, ठीक है, ये अजलन। और पहुंचना कहाँ है? अमान। पहुंचना कहाँ है सर? अमान। तो हमें एक गोल भी गिवन है, इनिशियल स्टेट भी गिवन है, दूसरी चीज क्या होती है हमारी एक्शंस, तो एक्शंस भी गिवन है। आपको पता है कि अजलन से जैरिस जाने के लिए आपको ये एक्शन चूज करना है, अजलन से एरबिट जाने के लिए आपको ये एक्शन चूज करना है, एरबिट से रमता जाने के लिए आपको ये एक्शन चूज करना है, एंड सो ऑन। फिर ट्रांजिशन मॉडल भी गिवन है, कि जैसे फर्ज करिए अगर मैं जरका पे खड़ा हूँ, तो जरका से कौन कौन से एक्शन है और कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। गोल टेस्ट भी गिवन है कि अमान में पहुंचना है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, इस पे हम कोई भी एआई का एल्गोरिथम लगा सकते हैं रेलेवेंट। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। इसी तरीके से ये देख लें, ये एक और प्रॉब्लम है रोमानिया मैप की, ये रही। इस मैप में ये जो एरिड है, ये हमारी इनिशियल स्टेट है, और जाना हमने बुचेरिस्ट है। तो अगर हम देखें तो ये भी एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, हमें इनिशियल स्टेट गिवन है, हमें एक्शंस गिवन है, हमें गिवन है सारी ट्रांजिशंस मॉडल, हमें गिवन है गोल टेस्ट, और हमें गिवन है पाथ कॉस्ट। तो ये प्रॉब्लम भी एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है, इस पे भी हम कोई भी एल्गोरिथम लगा सकते हैं। ठीक है सर, ये देखिए लिखा हुआ भी है। अच्छा, एक्शंस मैंने कहा था थोड़ी देर पहले लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं होते, जरूरी नहीं है। जैसे कि फर्ज करें अगर मैं एरिड से जेरेंट जाना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा, एरिड से जेरेंट जाना चाह रहा हूँ, तो एरिड से जेरेंट जो एक्शन है उसका नाम होगा एरिड टू जेरेंट। एक्शन का नाम क्या हो जाएगा? एरिड टू जेरेंट। देखें नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट राइट अप डाउन गिवन हो। ये देखें, ये देखें क्या लिखा हुआ है, हम एरिड पे खड़े हुए हैं, एक्शन का नाम है एरिड टू जेरेंट, और हम कहाँ पहुंच जाएंगे? जेरेंट। तो हम इस तरह से भी एक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव एक्शंस नेम लाइक अप डाउन लेफ्ट राइट डायगोनली, ये वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक्शंस इस तरह से भी हो सकते हैं। गोल टेस्ट क्या है कि बुचेरिस में होना चाहिए, सारी पाथ को गिवन है। अच्छा, हमारे एआई में ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिसपे हम अपनी अपने एआई के एल्गोरिथम्स को समझते हैं, वो प्रॉब्लम हमारी कहलाती है टॉय प्रॉब्लम। अभी जो मैं आपको दिखा रहा था ना, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम थी। हम क्लास के एनवायरनमेंट में इनको सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकते। तो टॉय प्रॉब्लम क्या है? ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो और हम उसमें आइडिया ले सकें। जैसे कि ये प्रॉब्लम है एट वैक्यूम क्लीनर की प्रॉब्लम, मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। लेट्स से कि वी हैव ओनली 2 ब्लॉक, तो 2 ब्लॉक्स में कंडीशन क्या क्या हो सकती है? 8 स्टेट हो सकती है पॉसिबल। दोनों ब्लॉक खराब हो, गंदे हो, और हम लेफ्ट पे हो।
दोनों ब्लॉक गंदे हो, हम राइट पे हो। इसी तरीके से एक ब्लॉक साफ हो, एक ब्लॉक गंदा हो, हम गंदे वाले में हो, डर्टी वाले में नहीं हो, इस तरीके से। और आखिरी में जो गोल है वो क्या है, दोनों ब्लॉक साफ हो और हम किसी भी एक ब्लॉक में हो, हमारा वैक्यूम क्लीनर। तो देखिए, अगर मैं इस एग्जाम्पल को ट्री से बनाने की कोशिश करूँ तो ऐसे बनेगी। कहीं से भी प्रॉब्लम शुरू हो, लेट्स से कि प्रॉब्लम शुरू हो रही है, दोनों ब्लॉक डर्टी है, तो दोनों ब्लॉक डर्टी हैं और हम लेफ्ट पर हैं। अब अगर हम यहाँ खड़े होके लेफ्ट वाला ही एक्शन चूज करेंगे तो यहीं रहेंगे। अगर हम यहाँ खड़े होके राइट वाला एक्शन चूज करेंगे तो राइट पे चले जाएंगे। अगर हम यहाँ खड़े होके सक वाला ऑपरेशन, सफाई वाला ऑपरेशन साफ करेंगे तो हम यहीं खड़े रहेंगे और ये साफ हो जाएगा। इस तरीके से ना, ये देखें पूरा मैप बना दिया इन्होंने। ये कहलाती है टॉय प्रॉब्लम। ये भी एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि हमारी स्टेट कोई सी भी हो सकती है इनिशियल। एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? लेफ्ट, राइट, सक, नो ऑपरेशन। गोल क्या क्या हो सकता है? क्लीन अप ऑल डर्टी। गोल स्टेट क्या होगी? 7 या 8। पाथ कॉस्ट रख लें 111। इसी तरीके से 8 टाइल पजल में आपको मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ कि 8 टाइल पजल हमारी प्रॉब्लम है। और इस 8 टाइल पजल में भी आपके पास एक इनिशियल स्टेट गिवन होती है और एक गोल स्टेट गिवन होती है। साथ में आपके पास एक्शंस गिवन होते हैं, साथ में आपके पास सक्सेसर मॉडल गिवन होता है, साथ में आपके पास पाथ कॉस्ट गिवन होती है 1 1। तो ये भी हमारी एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, एक एक प्रॉब्लम है जो मैंने आज तक जिक्र नहीं किया, वो कहलाती है एन क्वीन पजल प्रॉब्लम। एन क्वीन पजल प्रॉब्लम क्या है? 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम। ये देखिएगा, एन की जगह पे आप 8 प्लेस कर दें। हमने इस ब्लॉक में ये जो क्वींस है इनको इस तरह से प्लेस करना है कि कोई भी क्वीन किसी दूसरी क्वीन को ना हॉरिजॉन्टल अटैक करे। अटैक मतलब वो किसी के हॉरिजॉन्टली ना आए, किसी के वर्टिकली ना आए, किसी के डायगोनली ना आए। मतलब फर्ज करें कि अगर मैंने ये क्वीन यहाँ प्लेस कर दी है तो कोई भी इसके वर्टिकल ना आए, कोई भी इसके डायगोनल ना आए, और कोई भी इसके, सॉरी, हॉरिजॉन्टल ना आए और कोई भी इसके डायगोनल ना आए। तो देखें, ये क्वीन बिल्कुल सही प्लेस हुई हुई है। इसी तरीके से 8 की लाइन कोई नहीं प्लेस करें। अगर फर्ज करिए ये क्वीन सही है तो ये देखें, ये देखें, और इसी तरीके से डायगोनली ऐसे देख लें और ऐसे देख लें तो कोई भी क्वीन नहीं है। ये एक सॉल्यूशन है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जल्दी से बताएंगे, फिर क्लास का टाइम एंड हो रहा है। आपके ख्याल में पिछली क्लास में हमने 9 फैक्टोरियल बोला था, इसका टिक टैक टो का। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें 8 क्वींस को कितनी तरह से प्लेस किया जा सकता है, मतलब कितनी स्टेट्स बनेंगी इस प्रॉब्लम की, जल्दी से बता दें। इस प्रॉब्लम की आपके अंदाजे से कितनी स्टेट्स बन सकती हैं, जल्दी से बताएं। आपके अंदाजे से पॉसिबल स्टेट्स कितनी बन सकती हैं? जिस तरह से टिक टैक टो में आपने 9 फैक्टोरियल बताया था, इसी तरीके से यहाँ पर आपके ख्याल में पॉसिबल स्टेट्स कितनी बन सकती हैं, जल्दी से बताएं। आवाज आ रही है ना सबको? 8 फैक्टोरियल बता रही है कुरतुल एंड आसिफ। 64 फैक्टोरियल बता रहे हैं उमर। ठीक है, और बताइए। मैं क्लास में ना इस तरह का एक चीज समझा के भी गया था, मिलती जुलती। ना 8 फैक्टोरियल होगा ना 64 फैक्टोरियल होगा। तलहा एंड कोई और भी ऊपर लिख रहे थे। बेटा देखिए, इसके ना 92 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। कितने? 92। मतलब मैं इस बोर्ड पे 92 तरह से क्वींस को रख सकता हूँ कि मेरा गोल आ जाएगा। तो इसका मतलब है 92 से तो बड़ा आंसर होगा। इसका आंसर है, पिछली क्लास में मैं बता के गया था, ये 64 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 62 मल्टीप्लाई बाय 61 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 59 मल्टीप्लाई बाय 58, कितने होगा? 7। एंड मल्टीप्लाई बाय 57। वजह क्या बनी? याद आया कुछ? 50 सीटें हैं, 2 स्टूडेंट को बिठाना है, तो फैक्टोरियल नहीं होगा, क्या होगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 49। पिछली क्लास किस किसने अटेंड की थी, उसको ये बात याद रहनी चाहिए। याद आया? याद आ गया सबको? तो चूंकि 8 क्वींस हैं तो 64 से पीछे 8 तक जाएंगे। अगर 64 क्वींस होती तो फिर हम कहते हैं 64 फैक्टोरियल। ठीक है? इज इट क्लियर? तो ये भी एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्यों है? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम सर इसलिए है कि इसमें हमारे पास इनिशियल स्टेट कोई भी हो सकती है, गोल भी गिवन है,
नंबर ऑफ, ये भी गिवन है एक्शंस क्या है और पाथ कॉस्ट क्या है, ठीक है। चले अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, मैं जरा अटेंडेंस ले लूँ जब तक। बेटा बता दूंगा। जल्दी से बताएं कौन कौन मौजूद है। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। मोहम्मद दानियाल, सैयद ताहा, मोहम्मद आमुश, अहमद मौजूद हैं, उमर उमैर, आमुश मौजूद हैं। आ गए भाई आ गए। उमैर आसिम, उमैर मौजूद है। ऐमन अमजद, ऐमन थी थोड़ी देर पहले, यहाँ तक मुझे याद है। अब देखें, अभी 19 लोग थे मुझे मिला के, अब देखें कितनी जल्दी लोग आना शुरू होंगे क्लास में। कुरतुलैन, कुरतुलैन भी मौजूद है। हाशिर, हाशिर, हसनैन हैदर, हसनैन मेहदी, हसनैन मेहदी, मोहम्मद मुस्लिम, मोहम्मद आसिफ, जुहेर हुसैन, अकदस, जुहेर हुसैन, अकदस, एहसन अब्दुल्ला, हमजा अकील, उमैमा शमीम, मोहम्मद अमीर अब्दुल्ला। हमजा अकील मौजूद है, उमैमा शमीम मौजूद है। एहसन अब्दुल्ला एब्सेंट। अमीर अब्दुल्ला, जुहेब, उमैर सिद्दीकी, उमैर सिद्दीकी भी नहीं है, जुहेब मौजूद है। बिलाल अहमद, उमर सिद्दीकी मौजूद है। बिलाल अहमद, अशारिफ, अदीन, अदीन मौजूद है। बिलाल अहमद और अशारिफ। हाशिर आ गए। अदीन अफजल, अरमगान, मोहम्मद मुइज भी हैं। नमीर, नमीर, तलहा, मोहम्मद अनस बिन हारून, शाकिर, अदीना है। साकिब, शाकिर, साकिब, अदीना समी, जुहैर, हसन। अदीना समी मौजूद है, नमीर मौजूद है। शाकिर, साकिब, जुहैर एंड हसन अली।